हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और हमने विभव और विभवांतर जो हमारा टॉपिक था उसे अच्छे से फिनिश कर दिया हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर जो है यानी कि संधारित्र। संधारित्र एक डिवाइस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम बोलते हैं संधारित्र। बेसिकली देखिए, सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें हमारे रूटीन लाइफ के अंदर, गर्मियों में अक्सर हमारे सामने एक एग्जांपल आता है कि हमारे पास जो छत का पंखा होता है, ठीक है, छत का जो पंखा होता है, एक्चुअल में गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि पंखा जो है वो चलते चलते एकदम से कई दिनों के बाद जो है चलते चलते एकदम से बंद हो जाता है। एक दिन पंखा बंद हो जाता है, स्विच हम ऑन कर रहे हैं फिर भी ये पंखा चलता नहीं है। अब रीज़न हमें समझ में नहीं आता और हम कहते हैं कि पंखा हो गया खराब। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि पंखा हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करके इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो आकर के इस पंखे को चेक करता है, इस पंखे को खोलता है और कुछ भी नहीं करता। सिंपल सा कहते हैं कि इसका सेल जो है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर हमें एक नया सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिशियन आता है और यहाँ पर इसके एक सेल जैसी चीज़ होती है, सेल जैसा एक उपकरण होता है, ठीक है, वो उसे रिप्लेस करके और हमसे पैसे लेकर के चला जाता है। ठीक है, अब हमें समझना होगा इस सेल नाम की चीज का रोल। यहां पर पंखा जो है बिजली से चलना था, स्विच ऑन करते ही पंखा चलना था, लेकिन इस सेल का इसमें क्या रोल है? तो एक्चुअल में ये जो सेल होता है इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सेल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर होता है। सिंपल सी बात देखिए, जब भी इस टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे पंखा है, ठीक है, एक्चुअल में इनको जब स्टार्टिंग में हम स्विच ऑन करते हैं, मान लीजिए इस पंखे का स्विच है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो फर्स्ट टाइम इसको स्टार्टिंग में चलाने के लिए एक बड़े झटके की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बड़ा झटका इसे देना पड़ता है, तब जाकर के ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट करने के लिए देखिएगा, स्टार्ट करने के लिए झटके की जरूरत पड़ती है, यानी बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है, एकदम से बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत इसे स्टार्ट करने में पड़ती है। लेकिन उसके बाद वो सामान्य जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर से, यानी कि सिंपली इसे जो विद्युत धारा मिल रही है नॉर्मल सभी उपकरणों को चलाने के लिए, उससे ये चलता तो रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसे चलाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में चार्ज जो है, आवेश जो है, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम करता है ये सेल, यानी कि ये संधारित्र। संधारित्र क्या करता है एक्चुअल में, मान लीजिए इस टाइप से हम इसे सेल जैसी ही आकृति होती है, एक्चुअल में गोल गोल होती है, व्हाइट कलर से की। ठीक है, आप उसे देख भी सकते हैं अपने पंखे में। जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है तो आप कहिए कि ये जो खराब सेल है ये मुझे दे दीजिए। ठीक है, आप उसे मांग करके और उस पर देखें। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आवेश को संचित करके रखती है, अपने पास आवेश को संचित करके रखती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन उससे ये पंखा स्टार्ट नहीं होगा, चल जाएगा, मतलब चलेगा बाद में, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए यहाँ से ये जो संधारित्र है ये बड़ी अमाउंट में आवेश इसको देता है, ये पंखा चल पड़ता है और चलने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे ये चलता ही रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे इस जो है हमारा संधारित्र जो है वो एक तरह से ये कहे कि वो डिस्चार्ज हो जाता है, धीरे धीरे वो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कम होती जाती है, तो उस टाइम के बाद हम ये बोलते हैं कि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद हम उस सेल को रिप्लेस कर लेते हैं। सेल नहीं होता, वो एक्चुअल में संधारित्र होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझ में है कि एक्चुअल में कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर होता है एक ऐसी डिवाइस जो कि अपने अंदर आवेश को संचित करके रखती है और जब भी जरूरत पड़े तो वो बड़ी अमाउंट में चार्ज जिस भी चीज को देनी होती है उसे वो दे देती है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो आवेश को संचित करके रखती है। ठीक है, या फिर जिसमें आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आवेश को धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि ऐसी डिवाइस है जो आवेश को अपने पास ही रख लेती है, कुछ समय के लिए आवेश को संग्रहित कर दे देती है, यानी उसका संग्रहण कर लेती है, उसका धारण कर लेती है। ठीक है, पकड़ के रख लेती है आवेश को, और जब जरूरत होती है तो एकदम से जितना आवेश इकट्ठा किया है वो एकदम से उसको दे देती है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर की ये जो धारण करने की क्षमता है कि वो कितना आवेश धारण करेगी, उस क्षमता को हम कहते हैं धारिता।
ठीक है, उसे हम कहते हैं धारिता। यानी कि अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, उपकरण तो हमें पता चल गया कि कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर जो है वो उसकी आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम धारिता कहते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपल सी बात। यहाँ पर देखिए धारण करने की क्षमता। अब देखिए सिंपल सी बात, धारण करने की क्षमता को हम सी से दिखा रहे हैं, यानी कि कैपेसिटेंस जो है इसका नाम है, और धारिता। ठीक है, धारिता को हम सी से दिखा रहे हैं। अब ये जो सी है, ये सी डिपेंड करता है आवेश की मात्रा पर, और दूसरा ये डिपेंड करता है विभवांतर पर। ठीक है, विभवांतर यानी कि बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, V पर। ठीक है, V पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बटे में V। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा संधारित्र की जो धारिता है वो डिपेंड करती है Q और V पर, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया ये। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सारे जो है इसी कॉन्सेप्ट में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे जाकर हम जब सी की डिपेंडेंस पढ़ेंगे कि सी जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि वो आवेश की मात्रा और विभवांतर पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने जो है ओम का नियम पढ़ा है 10th क्लास में, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम एक्चुअल में क्या कहता है कि जो बहने वाली धारा होती है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, विभवांतर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो रिलेशन है, इसके अंदर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये हटाने के लिए यहाँ पर क्या आता है, R आता है। ठीक है, यानी कि R जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो उसी टाइप से Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है C। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं धारिता। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेकर के समझे, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 ओम का एक जो है जो रेजिस्टेंस है, यानी कि हमने एक प्रतिरोध लगाया है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है और V इसका विभवांतर है। अब देखिए मान लीजिए हम I या R की वैल्यू I और V की, यानी कि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, V या I की वैल्यू को चेंज करके देखें तो क्या R का मान बदलेगा, तो आप कहेंगे डेफिनेटली नहीं बदलेगा क्योंकि R तो जो है कांस्टेंट टर्म है। हमने 2 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, तो V और I का मान अगर हम चेंज करके देखें तो यहाँ पर इस प्रतिरोध का मान चेंज नहीं होगा, यानी कि जो R है वो एक कांस्टेंट है, वो V और I पर डिपेंड नहीं करता। तो उसी टाइप से ये जो संधारित्र है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी Q और V पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि Q और V में रिलेशन देती है, जो रिलेशन देती है उसके अंदर जो कांस्टेंट आता है वही कांस्टेंट होती है धारिता। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि C जो है वो डिपेंड करता है Q की मात्रा पर और विभवांतर पर, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, ऐसा कतई भी नहीं है, बल्कि फॉर्मूला है हमारे पास C इज इक्वल टू Q बटे में V, जो कि यहाँ से आया। ठीक है, ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गई अच्छे से। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में C डिपेंड किस पर करता है। सिंपल सी बात, देखिए C जो है यानी कि किसी भी चालक की धारिता जो है वो उसकी ज्यामिति पर, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, C जो है वो डिपेंड करता है जो विमाएं होती हैं। ठीक है, जो चालक की विमाएं होती हैं उस पर डिपेंड करता है, एक नंबर, और दूसरा डिपेंड करता है माध्यम पर। ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसा माध्यम है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है। ये चीज़ हम अभी आगे के डेरिवेशन में देखेंगे। ये हम डेरिवेशन करेंगे कि कैसे विमाओं पर और माध्यम पर किस तरीके से वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमें ध्यान में रखना है कि जो C है, जो धारिता है, वो डिपेंड करती है चालक की विमाओं पर, और दूसरा जो है हमने मीडियम लिया है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि आसपास किसी अदर चालक की अनुपस्थिति है या उपस्थिति है, यानी किस तरह का मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कौन, विद्युत जो है चालक की जो है धारिता होती है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसके साथ अगर हम इसी फॉर्मूला से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये धारिता है, ये आवेश की मात्रा है और ये विभवांतर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुलाम बटे में वोल्ट। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि यूनिट क्या हो जाएगी कुलाम और V की क्या हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, और बेसिकली C जो है इसकी यूनिट, ये जो है SI यूनिट, तो ये तो है भी,
यानी कि ये यूनिट तो है ही, इसके साथ इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, तो धारिता की एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे में वोल्ट। ठीक है, यानी कि फैरेड, यानी कि फैरेड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संधारित्र है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 2 फैरेड का संधारित्र है, एक हमारे पास 3 फैरेड का संधारित्र है और एक हमारे पास 10 फैरेड का संधारित्र है। ठीक है, देखिए जो हमारी धारिता है उसका मतलब हो गया Q बटे में V, यानी कि कितनी वोल्टेज में, कितने वोल्टेज पर कितना आवेश संग्रहित रह सकेगा। ठीक है, आवेश प्रति वोल्ट। ठीक है, आवेश प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कि इसका मतलब है 2 फैरेड अगर धारिता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 कूलाम आवेश हो। अगर हम ऐसे बनाएं कि 2 कूलाम आवेश और 1 वोल्ट विभवांतर हो, यानी कि 1 वोल्ट, अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चालक को, हमारे पास ये चालक है, इसे अगर हमने 2 कूलाम आवेश दिया तो इसकी जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, क्योंकि सी जो है वो जो F जो है, यानी कि जो हमारी धारिता जो है वो Q और V में रिलेशन देती है कि Q और V, देखिए Q और V प्रोपोर्शनल है, Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। ठीक है, Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, यानी कि अब कितना बढ़ाएं तो कितना होगा, ये रिलेशन इसके द्वारा दिया जाएगा। यानी कि C हमारी जो धारिता है, ये धारिता है, फैरेड इसकी यूनिट है। ठीक है, ये जो धारिता है ये बताएगी कि कितना कूलाम आवेश अगर हम दें, कितना कूलाम आवेश हम बढ़ाएं और कितना कूलाम बढ़ाएं कि 1 वोल्ट जो है विभवांतर बढ़े। तो सिंपल सी बात है, 2 कूलाम, इसमें क्या होगा, 2 कूलाम आवेश देते ही वोल्ट जो है 1 वोल्ट से हमारा विभवांतर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली 3 फैरेड वाली जो धारिता है उसका मतलब ये होगा कि 3 कूलाम आवेश दें तो विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। और 10 फैरेड, ठीक है, 10 फैरेड, इसका मतलब है कि अगर हमने 10 कूलाम आवेश दिया तो हमारा जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर देखिए, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं कि 2 फैरेड, 3 फैरेड और 10 फैरेड, तीनों में से बेस्ट जो है संधारित्र कौन सा है, बेस्ट संधारित्र कौन सा है, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम 10 कूलाम, मान लीजिए हमने यहाँ पर 30 कूलाम आवेश दिया। ठीक है, 30 कूलाम आवेश दिया तो विभवांतर कितने से बढ़ गया, यहाँ पर विभवांतर 15 वोल्ट से बढ़ जाएगा, यहाँ पर विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर विभवांतर सिर्फ 3 वोल्ट बढ़ेगा। 30 कूलाम आवेश भी हमने दे दिया और विभवांतर सिर्फ 3 वोल्ट से बढ़ा है, यानी कि ये हमारा जो है बेस्ट संधारित्र है, कौन से वाला, 10 फैरेड वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, तो धारिता का सारा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कैपेसिटेंस की निर्भरता अगर हम देखें। ठीक है, धारिता की निर्भरता देखें। ठीक है, की निर्भरता, ठीक है, की निर्भरता देखें तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहली चीज़ होगी चालक की विमाएं। ठीक है, चालक की विमाएं, और दूसरा डिपेंड करेगा किस पर, माध्यम पर। ठीक है, माध्यम की प्रकृति हम लिख सकते हैं कि दूसरा डिपेंड करेगा माध्यम की प्रकृति पर, या फिर यहाँ पर आप और चीज़ें जोड़ सकते हैं कि अन्य चालकों की उपस्थिति पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो मीडियम के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए चालक की विमाओं और माध्यम की प्रकृति पर किस टाइप से डिपेंड करता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे और अलग अलग विमाओं वाले चालक लेकर के उनके लिए कैपेसिटर निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं गोलीय संधारित्र के लिए कैपेसिटेंस कैसे आएगा और वो कैसे इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कैपेसिटर के लिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा गोलीय संधारित्र। ठीक है, गोलीय संधारित्र के लिए हमें देखना है कि अगर हम एक गोलीय संधारित्र लेते हैं तो उसके लिए हम कैसे जो है वो कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर देखिए हेडिंग डालेंगे गोलीय संधारित्र के लिए धारिता, गोलीय संधारित्र के लिए धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं किसके लिए, गोलीय संधारित्र के लिए। अब देखिए सिंपल सी बात, गोलीय संधारित्र है यानी कि इस टाइप से हमारे पास एक गोला है हमारे पास, यानी कि एक चालक गोला है। ठीक है,
यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया है, चालक गोलीय संधारित्र लिया है, यानी कि एक गोला है जो कि चालक है। अब चालक है तो इस पर आवेश कैसा रहेगा, मान लीजिए r त्रिज्या का गोला है, ठीक है, r त्रिज्या का गोला है, और मान लीजिए इस पर हमने जो आवेश दिया है, मान लीजिए वो इस टाइप से इस पर वितरित हो जाएगा, ठीक है। चालक गोला है, हमने जो आवेश इसको दिया है, मान लीजिए एक संधारित्र है, चालक जो है वो एक संधारित्र है, मान लीजिए ये गोला जो हमने लिया चालक गोला वो एक संधारित्र है, और हमने इसको जो है प्लस क्यू आवेश दे दिया है, और हमने इसको अगर प्लस क्यू आवेश दिया है तो वो आवेश इसके कहाँ पर रहेगा, बाउंड्री पर रहेगा। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, संधारित्र बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में वी, क्यू बटे में वी, और गोलीय चालक के लिए उसकी सरफेस पर जो विभव का मान होता है, देखिए इसके सरफेस पर विभव का मान हमने किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, विभव का मान जो है कितना आएगा, ये आएगा के क्यू बटे में कैपिटल आर, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, सी बराबर क्यू बटे में आएगा हमारे पास के क्यू बटे में आर, तो आर ऊपर जाएगा बेसिकली, लेकिन चलिए एक बार लिख लेते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी बराबर आएगा आर बटे में के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात, ये क्या, ये जो के है वो क्या हो जाएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं आर और 1 नीचे आएगा और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा अगर हम इस के की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ये देख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू हो जाती है, देखिए इसका मतलब सी बराबर क्या हो जाएगा, के की अगर हमने ये वाली वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा तो नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सी की ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने देखिए प्रूफ कर दिया है विमा पर डिपेंड कर रहा है कि कैसी चालक की विमाएं हैं, दूसरा डिपेंड कर रहा है माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर। अब यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ गई कि जो सी है हमारा कैपेसिटेंस है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये भी निकाल लिया कि कोई चालक गोलीय संधारित्र ले तो उसकी धारिता कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, मान लीजिए हमने जो है 1 मीटर त्रिज्या का गोला लिया है, मान लीजिए, तो r बराबर हमारी क्या हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, और k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 होती है, ठीक है। एक बार यूनिट्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम देखेंगे कि अगर हम इनकी वैल्यूज रखें कैपेसिटर में, गोलीय संधारित्र के लिए अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, अगर हमारे पास जो चालक गोला है उसकी रेडियस हमने अगर 1 मीटर ली है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर c बराबर r बटे में के है, r हमारा हो गया 1 मीटर बटे में, और हमारी जो धारिता है, जो हमारा k की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं 9 × 10⁻9, ठीक है। तो देखिए कितनी कम धारिता हमें मिल रही है, 1 बटे में 9, ठीक है, 1 बटे में 9 हो गया, लेकिन ये हो जाएगा 10⁻9। इस वैल्यू से हम एक बार कुछ नहीं करते, लेकिन इस वैल्यू से, इसी से हमें पता चल रहा है 10⁻9, ठीक है, 10⁻9। इसका मतलब देखिए कितनी छोटी धारिता है, ठीक है, कितना छोटा कैपेसिटेंस है, और हमें तो फेरेड में चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 10 फेरेड, ठीक है, 20 फेरेड, इस टाइप से अगर हमें धारिता चाहिए तो इस टाइप के कितने संधारित्र हमें लगाने पड़ेंगे, सोच के देखिए, ठीक है। अगर हम देखें कि मान लीजिए हमें 1 फेरेड का संधारित्र बनाना है, तब हमें कितनी रेडियस का ये गोला लेना पड़ेगा, अगर हम ये देखें, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कि अगर हमने 1 मीटर के लिए 1 मीटर रेडियस का संधारित्र लिया तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस निकला वो निकला कुछ गुणा 10⁻9 फेरेड। अब देखिए 10⁻9 बहुत कम हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब अगर हम देखते हैं 1 फेरेड के लिए, हम करके देखते हैं कि अगर हमें 1 फेरेड कैपेसिटेंस चाहिए, C बराबर हमारा कितना है, C बराबर अगर हम 1 फेरेड लेना चाहें तो हमें Q कितना लेना पड़ेगा, जबकि K हमारा कितना है 9 × 10⁻9। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए लगा के देखते हैं, C बराबर कितना दिया है 1 फेरेड, तो 1 लगा देते हैं, बराबर क्या होगा Q नहीं लगाना है, अभी हमें लगाना है R बटे में K, ठीक है। R यहाँ पर हमें Q नहीं देखना है, एक्चुअली R देखना है कि कितनी रेडियस का हमें गोला लेना पड़ेगा, ठीक है। K की वैल्यू हम लगा देते हैं 9 × 10⁻9। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो त्रिज्या आ जाएगी 9 × 10⁻9। इतना बड़ा अगर हम गोला लें, देखिए सोच करके देखिए 10⁻9
10⁹ मीटर इतना बड़ा गोला लें तब हमारे पास 1 फेरेड जितनी धारिता आएगी किसके लिए, चालक गोलीय संधारित्र के लिए। अब क्या इतना बड़ा गोला लेना पॉसिबल है क्या? पृथ्वी से भी बड़ा गोला लीजिए और उसका संधारित्र बनाइए, तब आपको मिलेगा 1 फेरेड के बराबर। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो सिंपल सी बात है, इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए हम इस टाइप का यानी गोलीय चालक गोलीय संधारित्र हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में समांतर प्लेट संधारित्र का यूज करते हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया भाई इसका कोई भी बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, तब जाकर के निकल कर आया कौन, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समांतर प्लेट संधारित्र जो है इससे ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इसके अंदर देखिए, चलिए देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने देखा कि गोलीय संधारित्र हमारे लिए ज्यादा काम का है नहीं, हमें लेना पड़ेगा समांतर प्लेट संधारित्र। होता कैसे है, देखिए यहाँ पर हम जो है 2 चालक प्लेटें लेते हैं, ठीक है। 2 चालक प्लेटें लेते हैं, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है A1, ठीक है। मान लीजिए इसका A1 क्षेत्रफल है और इस पर +Q आवेश मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने एक प्लेट लगा दी है, यानी कि 2 समांतर प्लेटें लेते हैं, इसीलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेट यूं और दूसरी प्लेट, दोनों समांतर प्लेटें ली है, ठीक है। उसे हम ऐसे दिखा रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। 2 समांतर प्लेटें हमने इस टाइप से ली हैं, एक प्लेट हमारी ये हो गई और दूसरी प्लेट जो है हमारी ये हो गई, जो कि इसके समांतर में रखी हुई है, ठीक है। और इस पर -Q आवेश है, ठीक है। इस पर जो है -Q आवेश है, ठीक है। और इसका मान लीजिए क्षेत्रफल जो है वो A2 है और मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d डिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉल d डिस्टेंस है इनके बीच में। और चलिए ये हो गया। अब देखिए 2 समांतर प्लेटें हैं और मान लीजिए इनके बीच में जो है आवेश अगर +Q और -Q है, तो इनके बीच में मान लीजिए कि जो विभवांतर है दैट इज डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V विभवांतर है और ये हमारा बन गया समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब इसके लिए देखिए -Q आवेश है। अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक बात, देखिए हम ये जो प्लेटें हैं ये अनंत लेते हैं। मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए अनंत लंबाई की प्लेटें हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ये जो डिस्टेंस होती है d डिस्टेंस, ये बहुत कम होती है, ठीक है। A1 और A2 के कंपैरिजन में ये बहुत कम होती है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी आवेश के लिए ये जो मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। अगर ये बोर्ड को हम बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखेंगे तो इसके जो एंड पॉइंट्स है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे हम अपनी आइज़ को बोर्ड के क्लोज लेकर के जाएंगे, हमें उनके एंड पॉइंट्स दिखाई देना बंद हो जाएंगे। हमें लगेगा कि ये अथाह है, यानी कि बहुत बड़ा बोर्ड है, इन्फिनिटी हमें लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई मच्छर बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई कीड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। वो कीड़ा देखेगा इधर कितना भी चला जाए, ऊपर कितना भी चला जाए, नीचे कितना भी चला जाए, बोर्ड उसके लिए कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर ये d डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत लंबाई की प्लेटें ये लगने लगती हैं अगर ये वाली चीज़ हो जाए तो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम मानते हैं कि जो +Q, अगर हम ये कंसिडर करें कि इस पर Q1 और Q2 चार्ज है, सिंपली हम इसे बराबर आवेश यहाँ पर लेकर के चलते हैं। और ये भी यहाँ पर चीज़ रहेगी कि A1 बराबर होता है किसके, A2, अगर हम ये ऐसा लेकर के चलते हैं। ये 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर हम किसी एक चालक प्लेट के लिए देखें तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर गाउस का जो अनुप्रयोग देखे थे, गाउस का जो तीसरा अनुप्रयोग देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी प्लस वाली प्लेट होती है, देखिए प्लस वाली जो हमारी प्लेट होती है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लस वाली चालक परत है हमारी, तो इसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी कि इससे बाहर की तरफ होती है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही होती है। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी σ/2ε0, ये चीज़ हमने देखी थी, जहां पर सिग्मा क्या होता है, Q/A, यानी कि क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है, ठीक है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ये चीज़ हमने वहां पर देखी थी। और नेगेटिव प्लेट के लिए क्या होगा, यानी -Q वाली प्लेट के लिए जो है क्या होगा, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाली की तरफ होगी, ठीक है, ये वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, σ/2ε0। अगर हम वहां के लिए देखें तो पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ होगी, ई वेक्टर हमारी उस तरफ होगी, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, σ/2ε0।
और नेगेटिव में अंदर की तरफ होगी, यानी नेगेटिव के लिए जो ई वेक्टर है वो इस तरफ होगा, यानी नेगेटिव के कारण अगर हम देखें नेगेटिव का तो उसकी वैल्यू भी होगी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी प्लस क्यू के कारण भी उधर और माइनस क्यू के कारण भी उधर होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने जो है अनुप्रयोग में पढ़ी भी थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमें देखनी है इसकी धारिता, तो हम धारिता के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। समांतर प्लेट की धारिता देखना है। धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटे में V। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पर नेट आवेश तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो आवेश लेते हैं वो किसी एक प्लेट पर जितना आवेश है उतना लेना होता है, यानी हमने इसे Q कंसीडर कर लिया बटे में। इनके बीच में विभवांतर कितना है, डेल्टा V। तो यहाँ पर इसके लिए जो धारिता है वो कुछ इस फॉर्मूला से निकलेगी। और यहाँ से यहाँ पर देखिए नेट अगर हम जो डेल्टा V है वो निकालना चाहे, विभवांतर निकालना चाहे, तो हमें एक फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं ये होता है माइनस E डॉट dr। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से हमें जो है निकालना पड़ेगा। अब देखिए E हमें निकालना है E नेट, यानी कि यहाँ पर बीच में इनमें E नेट कितना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर देखिए जो E नेट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये E1 है, या E पॉजिटिव और ये E नेगेटिव, तो E नेट होगा E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शंस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स ये हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए और ये जो डिस्टेंस है बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल d के बराबर है, ये चीज़ हमें पता चल गई। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो डेल्टा V आ जाएगा यहाँ पर माइनस E, ठीक है, माइनस E dr कॉस थीटा आएगा। अब थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है बेसिकली, सॉरी जो E है हमारा वो भी इसी डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी हम मान लीजिए इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमारे पास माइनस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट और dr की वैल्यू हो जाएगी सिंपली स्मॉल d। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू आ गई। अब देखिए डेल्टा V जो है, यहाँ से डेल्टा V की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा बराबर Q बटे में होगा, तो यहीं से देखिए डेल्टा V भी क्या आ जाएगा, एक बार इसको छोड़ते हैं, डेल्टा V माइनस सिग्मा D बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे Q और बटे में A एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा D। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखिए यही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखिए माइनस जो है ना यहाँ पर डेल्टा V, क्योंकि एक अदिश राशि है तो ये यहाँ पर दिशा का कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए डेल्टा V यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे C बराबर Q बटे में डेल्टा V, रख देते हैं हम Q D A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला हमारे लिए निकल कर के आए, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमारे पास धारिता आ गई। ये डिपेंड कर रही है किन किन चीज़ों पर, देखिए एक तो ये डिपेंड कर रही है C डिपेंड कर रही है A, D पर, यानी कि विमाओं पर। ठीक है, एरिया पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि उसकी विमा पर डिपेंड कर रही है। और दूसरा वो डिपेंड कर रही है माध्यम की विद्युतशीलता पर। किस पर डिपेंड कर रही है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो डिपेंड करती है उसकी विमा पर और उसकी डायमेंशंस पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। हमने गोलीय संधारित्र पढ़ लिया है और समांतर प्लेट संधारित्र भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है, यानी संधारित्र को बनाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा जो है उसको देनी पड़ती है एक्चुअल में, यानी कि कोई भी संधारित्र है उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित है, उस चीज़ की जो वैल्यूज है हम निकालेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, टिल दैट ऑल द वेरी बेस्ट। करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।